हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का माइनर टेस्ट 7वां अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसका अपन जीके जीएस देखेंगे। जो पहला प्रश्न पत्र था मेरे भाई हिंदी वाला, वो अपन कर चुके हैं। ये अपना सेकंड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है मेरे भाई, हिंदी वाले अपन विजिबल कर लेते हैं। ये लो भाई, सवाल दे रखा है 15वीं शताब्दी में स्वर्ण निर्मित वराह सिक्का किस साम्राज्य से संबंधित है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, ये विजयनगर से है। ठीक है, वराह भी बोल सकते हो या फिर साथियों पगोड़ा भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पगोड़ा भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा कि मध्यकालीन भक्त एवं सूफी आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं वली। वली क्या होता था? सूफी संत का अधिकारी होता था। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपको देखने को मिलेगा मलफूजात। मलफूजात मेरे भाई सूफी संतों के विचारों का संकलन था। दूसरा बात करते हैं मुर्शिद। मुर्शिद दिया गया है सूफी शिष्यों का रहने का स्थान। तो सूफी जो शिष्यों का रहने का स्थान था साथियों, उसको क्या कहा गया था? ये मुर्शिद ने कहकर साथियों उसको कहा गया था खानकाह। क्या कहा गया था मेरे भाई? याद रखना, कहा गया था खानकाह। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हो कि दरगाह कहा गया था। ये थोड़ा सा याद रखना। जबकि मुर्शिद के बारे में बात करें तो मुर्शिद क्या था मेरे भाई? तो याद रखना, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक या फिर शिक्षक होता था, उसको शिष्यों को सूफी मार्ग पर मार्गदर्शन करवाता था, उसको कहा जाता था। थोड़ा सा याद रखना, या फिर बोल सकते हैं कि शिक्षक को अपन कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई कि मुर्शिद सूफी शिष्यों का रहने का स्थान नहीं था। ठीक है, सूफी शिष्यों का रहने का स्थान खानकाह कहा जाता है, फिर दरगाह कहा जाता था। और मुर्शिद मैंने बता दिया कि मेरे भाई वो शिक्षक होता था। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। दूसरा आपके पास में दे रखा है कि मकतूबात। मकतूबात मेरे भाई क्या दे रखा है? सूफी संतों के पत्रों का संकलन था। ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मनसबदारी के संबंध में कथन 1 और कथन 2 के बारे में विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहली बात तो ये जो पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये एग्जाम में जरूर छप सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है, यहाँ पर से पढ़ रहे थे अपन किसके बारे में? मनसबदारी के संबंध में देख रहे थे। कथन बात करें, अकबर के काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 7,000 जात के पदवी के थे। ये बात साथियों गलत आती है। 7,000 थोड़ी थे लगा, यहाँ पर से तो 2,000 ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, औरंगजेब के काल में 79 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात के पदवी के थे। ये बात एकदम सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका कथन 2 है वो सही रहेगा। तो कथन 2 तो मेरे भाई यहाँ पर से दूसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि किस सल्तनत कालीन शासक ने मोरक्को यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मेरे भाई बात आती है 1333 की। 1333 के अंदर से साथियों MBT बोलो तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यहाँ पर से इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है। इसकी एक पुस्तक भी है मेरे भाई, याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। तो उस पुस्तक का नाम आता है रेहला। क्या नाम आता है मेरे भाई? रेहला पुस्तक थी ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सल्तनत कालीन शासकों की संस्कृति उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं। पहला आपके पास में दे रखा है मेरे भाई कि सल्तनत कालीन गेरीसन शहरों का संस्थापक गयासुद्दीन बलबल था। यह बात सही है। दूसरा बात करते हैं, इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कुहात के निकट होज ए सुल्तानी बनवाया। यह बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं। दूसरा आपको दे रखा है कि बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई। तो यहाँ पर से बात करें तो ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। छठा सवाल दिया गया है। सवाल में दे रखा है कि कमलपुरम जलाशय तथा हिरिया नगर के भग्नावशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मेरे भाई याद रखना, ये विजयनगर साम्राज्य से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कबीर के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, कबीर ने कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, कबीर की कुछ रचनाएं नाम आते रखा मेरे भाई उलट बांसी कहलाई थी। यह बात भी सही है।
ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो कबीर ने अपने उपदेशों का सार नाम दान स्नान स्नान में व्यक्त किया। यह बात साथियों गलत आती है, असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस सल्तनतकालीन शासक ने सिजदा एवं पायबोस, तो इसको देखो साथियों, सिजदा क्या होता था तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। सिजदा और पाबोस का प्रथा का प्रचलन किया था, तो मेरे भाई इसके बारे में पहले बात करेंगे अपन कि सिजदा क्या होता है। तो मेरे भाई सिजदा उसको कहते हैं, साष्टांग प्रणाम को कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? साष्टांग प्रणाम को कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं पायबोस के बारे में। तो मेरे भाई राजा के पैर चूमना, राजा के पैर चूमना, ठीक है, ये इसमें हुआ करता था, ये थोड़ा सा याद रखना। तो किसके द्वारा कराए गए थे मेरे भाई? ये बलबन के द्वारा प्रचलन था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? ये दे रखा है मेरे भाई नौका। नौ के सवाल में दे रखा है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में विरूपाक्ष मंदिर के मंडप का निर्माण करवाया? तो मेरे भाई याद रखना, कृष्णदेवराय के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में के विषय पर तमिल भाषा में नाम दे रखा मेरे भाई अमुक्त मालद्य नामक रचना लिखी गई। तो मेरे भाई ये तमिल में थोड़ी थी, ये तो तय पर से याद रखना। तो मेरे भाई तेलुगु में थी। ये कौन से में थी? तेलुगु के अंदर से थी। ठीक है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि दक्षिण भारत ये मंदिरों में भव्य गोपुर को बनाने की परंपरा प्रारंभ करने का श्रेय कृष्णदेवराय को है। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा है मेरे भाई, दूसरा दे रखा कि महानवमी डिब्बा तथा सभा मंडप विजयनगर साम्राज्य के राजा के भवन के दो प्रभावशाली मंच हुआ करते थे। ये बात भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है मेरे भाई कथन। दूसरा तीसरा है तो ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दिया गया है। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक के प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। यह बात भी सही है। कथन है कारण की सही व्याख्या करा, कथन और कारण दोनों सही है मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं लाला। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है, वो आपसे पूछा गया है। इसको मेरे भाई पहली बात तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। पहला बात करते हैं दीवान ए बगदान फिरोज तुगलक के द्वारा चलाया गया था। ठीक बात आती है। इस विभाग के बारे में अपन थोड़ा सा बात करें तो मेरे भाई ये दास विभाग था। कौन सा था? दास विभाग था। ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर से हो जाती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है दीवान ए मुक्त खराज दे रखा है। तो मेरे भाई ये कौन सा था? ये भी याद रखना, ये बकाया राजस्व विभाग था। क्या था? बकाया राजस्व विभाग। ठीक है। राजस्व विभाग था। किसके द्वारा चलाया गया था? बलबन के द्वारा नहीं चलाया गया था मेरे भाई, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। याद रखना मेरे भाई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, खिलजी के द्वारा चलाया गया था। दूसरा बात करते हैं दीवान ए कोही। ये दीवान ए कोही के बारे में बात करें तो लाला ये करसी विभाग था। कौन सा था? करसी विभाग था। और दीवान ए अर्ज के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये सैन्य विभाग था। ये थोड़ा सा याद रख लेना। दीवान ए कोही के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये एमबीटी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से, या फिर अपन एमबीटी लिख लो, यहाँ पर से आएगा नहीं ना, एमबीटी ये लो। दूसरा बात करते हैं दीवान अर्ज मेरे भाई ये बलबन के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा चलाया गया था। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मुगल कालीन स्थापत्य के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। ठीक है। पहला बात करते हैं संभल की जामा मस्जिद मेरे भाई बाबर के द्वारा। दूसरा बात करते हैं दीन पनाह नगर हुमायूं के द्वारा। आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा। किला है कुहना मस्जिद शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। ये बहुत बार पूछी जाती है, थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर से पहला दूसरा तीसरा सारे मिले हुए हैं, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर ए लगा दो।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारत में मंदिर निर्माण की प्रचलित शैली के संबंध में निम्न पर विचार करना। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं नागर शैली, जो उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत में प्रचलित थी, ये बात भी सही है। वेसर शैली के बारे में बात करें तो मेरे भाई जो वेसर शैली थी ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का संयुक्त रूप मानी जाती है। ये साथियों पूर्वोत्तर भारत में नहीं थी, ये साथियों कहाँ पर से थी, मध्य भारत में थी। ठीक है, ये मध्य भारत में थी। ठीक, मध्य भारत में थी। तो मेरे भाई यहाँ पर से पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इस चित्रांकन के बारे में अगर बात की जाए तो साथियों ये अकबर के काल का माना जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा याद रखना, इसको पूरा करने का काम किसका था, तो ये याद रखना अब्दुल समद का था। यहाँ पर से ये था मीर सैयद अली के द्वारा साथियों इस चित्र की शुरुआत की गई थी, याद रखना है। ठीक है, पूरा किसके द्वारा किया गया था, अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित मुगल कालीन साहित्य में सही सुमेलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं अकबरनामा अबुल फजल का। दूसरा बात करते हैं मुतखबत उल तवारिख अब्दुल कादिर बदायूनी का। ठीक है, दूसरा बात करते हैं बादशाह नामा, तो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। हुमायूं नामा के बारे में बात करें तो मेरे भाई इनकी जो पत्नी आती है, नाम आता है मेरे भाई गुलबदन, याद रखना गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। फेजी के बारे में बात करें तो मेरे भाई फेजी इसका रचनाकार नहीं था, फेजी था ये अकबर का दरबारी था। ठीक है, अकबर के दरबार का था। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा, यहाँ पर से साहित्य में सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 17 का। 17 के सवाल के बारे में बात करें तो निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में कश्मीर में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं कश्मीर में ऋषि पंथ की स्थापना शेख नसरुद्दीन वली के द्वारा की गई थी, ये बात भी सही है। दोनों कथन सही है मेरे भाई। यहाँ पर से बात की जाए तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि शरिया की अवहेलना वाले वे रहस्यवादी जिन्होंने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या कर नवीन आंदोलन की नींव रखी क्या कहलाते थे, तो साथियों याद रखना उनको बेसरिया कहा जाता था। मतलब कि जो सूफी परंपरा की वह शाखा जो इस्लामिक कानून का कड़ाई से पालन नहीं करती थी उनको बेसरिया कहा जाता था, और साथियों जो कड़ाई से पालना करती थी उनको जो क्या कहते थे, बासरिया कहा जाता था। बहुत बार पूछा जाता है इन दोनों के बारे में। ठीक है, बासरिया क्या था मेरे भाई, थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ। बासरिया वो थी कि सूफी परंपरा की वह शाखा जिसमें इस्लामिक कानून का कड़ाई से पालना होती थी, जबकि बेसरिया वो थी कि साथियों सूफी परंपरा की वह शाखा जिसमें से इस्लामिक कानून का कड़ाई से पालना नहीं होती थी। ठीक है, और यही पूछा गया है अवहेलना करने वालों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है, तो मेरे भाई याद रखना चोखा मेला को माना जाता है। यह महाराष्ट्र से इनका संबंध आ जाता है मेरे भाई। कहाँ से संबंध आता है, महाराष्ट्र से संबंध आता है इनका। और बात करें तो मेरे भाई ये वारकरी संप्रदाय से थे ये। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सिख पंथ तथा उनके धर्म गुरुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं गुरु नानक ने अपने उपदेशों का सार व्यक्त करने हेतु नाम, दान तथा स्नान शब्दों का प्रयोग किया, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं गुरु नानक के उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना तथा वंड छकना के रूप में याद किया जाता है, तो यहाँ पर से बात सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तीनों कथन सही है मेरे भाई, तीनों है, तो ऑप्शन नंबर चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि तालीकोट अथवा राक्षस तागड़ी का युद्ध कब हुआ, तो मेरे भाई इसको एक तो तालीकोट का युद्ध कहते हैं, राक्षस तागड़ी का भी कहते हैं, एक बन्नी हट्टी का भी कहते हैं। क्या कहते हैं लाला, इसको याद रखना, बन्नी हट्टी का। ठीक है, बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। तो मेरे भाई ये 13 जनवरी की बात आती है, 13 जनवरी 1565 को ये युद्ध होता है।
दूसरा बात करें किस किस के मध्य होता है, एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य, दूसरी तरफ था दक्कन के सुल्तानों के बीच में युद्ध होता है। दक्कन के सुल्तानों के अंदर भी साथियों सारे नहीं थे, जिसमें से अहमदनगर हो गया, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ये तो दक्कन के सुल्तानों की तरफ से थे। और विजयनगर साम्राज्य, इनके बदले साथियों तालीकोट या राक्षस तागड़ी बन्नी हट्टी का युद्ध होता है 23 जनवरी 1565 को होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई 22 का। सवाल है कि मध्यकालीन व्यापारिक समूह के संबंध में निम्न में से असुमेलित बताना है। पहला बात करते हैं कुदरई, घोड़े के स्थानीय व्यापारी समूह था। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है गुमास्ता, यूरोपीय कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का प्रभावी अधिकारी हुआ करता था। गिलंड बात करें तो साथियों व्यापारिक संघ था। मंडपिका, मंडपिका मेरे भाई रत्न आभूषण के व्यापारी को नहीं कहा जाता था, याद रखना। एक सामान्य बाजार हुआ करता था, उसको कहा जाता था, थोड़ा सा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सामान्य बाजार था, याद रखना है। क्या था, एक बाजार था, बस अपने ये बोल सकते हैं एक प्रकार का बाजार, ये थोड़ा सा याद रख लेना, बस काफ़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, इधर दे रखा है मैथ के सवाल आ जाते हैं। मैथ के सवाल के बारे में बात करें, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात 6:5 हो जाता है। ये स्कूल में लड़कों की संख्या आपसे पूछी गई है। ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना लाला, यहाँ पर जैसे अनुपात दे रखा 3 अक्स अपन बोल लिया, ठीक है, और बटा 2 अक्स बोल दिया। कितनी लड़कियां और आ गई, 6 और आ गई, 6 आ गई, बराबर अपने पास में अनुपात कितना हो गया, 6/5 हो गया। 6/5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, यहाँ पर से तो 15 अक्स आ गया। और इधर बात करें तो ये 12 अक्स, और इधर बात करें तो मेरे भाई 36 आ गया। 12 इसमें से करोगे तो 3 अक्स तो इधर आ गया मेरे भाई, 36 इधर आ गया। अक्स की जो वैल्यू आई वो 12 आ गई मेरे भाई। अब लड़कों के पूछा गया तो मेरे भाई 3 × 12 कर दे इसके साथ में, तो 36 आपका आंसर आगा कहीं पर है, ऑप्शन नंबर पहला चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाला, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। सवाल दे रखा है कि 720 रुपये को 2 पुरुष, 5 महिलाएं और 8 बालकों के अंदर इस प्रकार से बांटा गया कि प्रत्येक पुरुष, महिला और बालक को क्रमशः 3, 2 और 1 के अनुपात में प्रत्येक बच्चे का भाग कितना होगा, वो आपसे पूछा गया। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात की जाए इस सवाल के बारे में, 720 रुपया हैं। ठीक है, 720 रुपये को अपन इसने किस प्रकार से बांटा मेरे भाई, महिला हो गई, मैन हो गया, वुमेन हो गई और चिल्ड्रन हो गया, इस प्रकार से इसने बांटा। इसका अनुपात इसने बात किया कि 3:2:1 में बांट दिया। ठीक है, इतना बांटने के बाद में साथियों अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 अक्स हो गया, 2 अक्स हो गया और 1 अक्स हो गया। अब यहाँ पर इनकी संख्या कितनी दे रखी है, 2, 5, 8 दे रखी है, तो इसको साथ में मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 3 अक्स प्लस का यहाँ पर से 5 महिलाएं हैं तो 2 अक्स आ गया, 5 आ गए। ठीक है, और बालकों की संख्या कितनी लला, यहाँ पर से बालकों की संख्या 8। ठीक है, इसको 1 अक्स कर दिया गया और 720 यहाँ पर से आ गया। इनका सब का टोटल करोगे मेरे भाई, यहाँ पर से कितना आ गया, 3 दूनी 6 तो ये हो गया, 6 के बाद 5 दूनी 10 ये हो गया, 8 ही होगा, टोटल अपने पास में से होगा 24 अक्स। 24 अक्स बराबर 720 आ गया ला। अक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई मेरे भाई, 720/24 आ गई। ठीक है, 720 जैसे ही आपके पास में, जब इसको अपन काटेंगे तो अक्स बराबर अपने पास में से कितना गया, 30 कट जाता है। पूछा क्या गया मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें तो देखो अनुपात के बारे में पूछा गया है, तो अक्स की वैल्यू तो निकालनी है मेरे भाई यहाँ पर से, तो अक्स बराबर अपने पास में से 30 आएगा। आंसर कहाँ पर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा है, ये दे रखा है ABC के वेतन दे रखे हैं 1, 3, 4 के अनुपात में। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5, 10 और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले अपन ए का देख लेते हैं, ए के बारे में क्या कह रहा है। ए के बारे में जैसे मैंने कहा 1 अक्स दे रखा है, ये ले भाई 1 अक्स आ गया, और बाद में ये कह रहा है कि कितने परसेंट की 5% की वृद्धि हो रही है, तो मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, ये लो भाई, तो ये अपने पास में से कितना आएगा, 1.05 अक्स आ गया। इसी प्रकार से आप बी का निकालो, बी का निकालोगे तो कितना आएगा, 3 और 10 आपके पास में तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, बी के पास में आएगा 3.30 अक्स आ गया। इसी प्रकार से सी का 15 दे रखा तो मेरे भाई 46 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 4.60 अक्स आ जाता है। ए की होगी, बी की होगी और सी की आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे साथियों, इसको अनुपात में लिख लो मेरे भाई। अनुपात में अपन किस प्रकार से लिखेंगे, 1.05। ठीक है, अक्स में सारे हटा देता हूँ, 3.30 आ गया और फिर 4.60 आ गया।
अब साथियों अपने को क्या करना है, एक पूर्णांक संख्या बनानी है, जैसे मतलब इनको हटाना है, ऐसे संख्या में लाना है। तो एक काम करो, आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, 20 से गुणा कर दो। 20 से सारों को गुणा करोगे तो अपने पास में आंसर आएगा 21:66 अनुपात, और कितना आ गया मेरे भाई यहाँ पर से 92 आएगा। कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है कि समान क्षमता के 2 कंटेनर हैं, ठीक है। पहले में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, दूसरे में 5:2 है। दोनों को उन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाना। जैसे कंटेनर 1 आ गया और कंटेनर बी आ गया। कंटेनर 1 में टोटल क्या है, दूध और पानी कितना है, 3 + 1 आ गया। वहीं पर बात करें कंटेनर बी में 5 + 2 है, ये दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ पर से कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर से 7 आ गया। अब क्या करना है साथियों कि दोनों कंटेनर में क्षमता समान है, दोनों में समान करनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर से मल्टीप्लाई कर दो 7 से, इधर कर दो 4 से। तो अपने पास में से क्या गया मेरे भाई, यहाँ पर से जाता है इधर से, तो 7 × 21 प्लस का यह आ गया मेरे भाई, मतलब कि ये तो मेन रूप से बात करते हैं, ये वाटर मिल्क का आ गया, ये मिल्क का आ गया कितना 21। इधर वाटर का बात करते मेरे भाई कितना जाता है, यहाँ पर से 7 आ गया। ये तो कंटेनर 1 के बारे में बात होगी। दूसरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर से बात करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना आएगा, मिल्क का जो रेशियो आएगा वो 20 आएगा, और वाटर का जो रेशियो आएगा मेरे भाई यहाँ पर से 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको कितना आ गया, यहाँ पर से बात की जाए 4 से मल्टीप्लाई करो ना मेरे भाई तो 8 आ गया। ये लो भाई। अब क्या करोगे मेरे भाई, यहाँ पर से दूध और पानी का दूध एक तरफ कर लो। ये लो भाई, दूध एक तरफ किया तो 21 प्लस का 20 कर दिया, और वहीं वाटर के बारे में बात कर दो कितना आ गया मेरे भाई, 7 प्लस का 8 कर लिया। कितना आ गया ऊपर वाला, 41 हो गया, यहाँ पर से 15 आ गया। 41-15 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं लाला। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 289 मीटर की 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित कीजिए जिसका 2, 3 और 9 में विलोपित अनुपात है, वो विलोम अनुपात है, वो आपको पास में दे रखा है। विलोम अनुपात का बात करें तो लाला 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/9 है, ये का बात कर रहा है। इनका आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 आएगा तो अपने पास में से 1/2 मल्टीप्लाई कर दे इनको सबसे, 1/2 18, 1/3 और 1/9 गुणा 18 कर दे लाला। कर दिया तो इनका जो रेशियो आया वो 9:6:2 आया। इनका जो कुल है वो कितना है लाला, यहाँ पर से 9, 6, 2 का टोटल करेगा तो 17 आ गया। कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। 17 कर दिया। अब करने के बाद में साथियों अपन पहला लगाते हैं। पहला क्या लगाओगे, 9/17 गुणा 289 कर दे। इसी प्रकार से दूसरा कर दे कितना, 6/17 गुणा 289 कर दे। और तीसरा कर दे, इसमें से तीसरा कौन सा रखा है यहाँ पर से, 2/17 गुणा 289 कर दे। ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, ज़्यादा कोई खास इसके अंदर से कैलकुलेशन है नहीं। जब आप इसको काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर से आएगा 153, इसका काटोगे तो 102 आ गया, और इसका काटोगे तो अपने पास में से 34 आ जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक। तो इसमें देख लो मेरे भाई कौन सा सही है, 153, 102 और 34। ऑप्शन नंबर आपका चौथा लगा दो मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के जिनका मान 5, 3 और 1 अनुपात में है, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। मतलब कहा क्या गया है लाला, इसमें से जो अनुपात है उसके बारे में बात करें तो 5x प्लस का 3x प्लस का x बराबर 240 है। x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से बात की जाए तो देखो 5 और 3 8 1 9 आ गया। तो x बराबर अपने पास में से आ गया मेरे भाई यहाँ पर से 240/9 आएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर से आएगा 80/3 आएगा। आगे ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है। पूछा क्या गया है, 25 पैसे के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर से x की वैल्यू निकाल ली गई तो 3 गुणा यहाँ पर से कितना है मेरे भाई, 80 है, 80/3 मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कट गया, यहाँ पर आंसर आएगा 80। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है यदि x अनुपात y बराबर 3:1 है तो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब अनुपात x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब किसके बराबर वो आपसे पूछी गई है। तो इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, x/y रख दे मेरे भाई, तो इसको 3 कितना दे रखा है, 3/1 दे रखा है। बाद में क्या करेंगे साथियों, सेम अपन इसी फॉर्म में लिखेंगे इसको कि x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब बटा x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, इतना कर लिया ना। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर से अपने को क्या है, इस फॉर्म में x/y की फॉर्म में अपने को लेकर आना। इतना तो कर ही लोगे, लाओगे तो क्या करोगे साथियों, y की क्यूब का अंश व हर में भाग दे दो।
क्या करोगे, अंश और हर में भाग दोगे तो अपने पास में से x की क्यूब बटा y की क्यूब -1 बच जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात करें x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस का 1 बच जाएगा। इतना आपने कर दिया क्योंकि x के यहाँ पर से भाग देने के बाद में। ठीक है, बाद में अपने पास में से क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से x बटा वाई की वैल्यू है वो 3/1 है, तो 3/1 है तो उसका मान 3 ही होगा मेरे भाई। किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लगा तो मतलब ऐसे संख्या है तो हमेशा उसके साथ में नीचे 1 लगा रहता है। तो इसका x बटा वाई की जो वैल्यू है उसका मान लाला कितना है, 3 है। तो यहाँ पर से 3 की क्यूब कर दे, 3 का क्यूब यहाँ पर से मेरे भाई 3 का क्यूब माइनस का 1 और 3 की क्यूब प्लस का 1 कर दे तो यह कितना आ गया, 27 माइनस का 1 तो मेरे भाई यहाँ पर से तो 26 आ गया। और इधर बात करें तो मेरे भाई 28 आ गया। ठीक है, जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 13:14 आएगा। 13:14 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि आर के पास क्यू के रुपयों का दोगुना पर क्यू के पास आर से 4200 रुपये पाने के बाद आर के पास क्यू का 1/4 भाग है। क्यू के पास आरंभ में कितने रुपए थे वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करें, जो पहली कंडीशन है आर बराबर इसको 2 क्यू बता रखा है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। बाद में क्या कहता है मेरे भाई, 4200 रुपये पाने के बाद में तो क्यू के पास में तो 4200 रुपये की क्या होगी, वर्दी हो गई मेरे भाई, ये ले। और आर के पास में क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर से 4200 रुपये की कमी हो गई। ठीक है, क्योंकि उसने दे दी। बाद में क्या करा कि 1/4 हो जाता, तो 1/4 कर दे इसको। क्या करेगा, आर माइनस का आर प्लस का है 4200 बराबर अपने पास में से 1/4। और यहाँ पर से मेरे भाई देखो थोड़ा सा इसको चेंज करना मेरे भाई, ये माइनस आएगा, क्यों सा आएगा, माइनस आएगा, ये 4200 है। इधर आ गया क्यू माइनस का मेरे भाई प्लस का आएगा, प्लस का 4200, ये आ गया। अब यहाँ पर से क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पर से आर की जो वैल्यू है वो रख दे। कौन सी थी, आर की वैल्यू यहाँ पर से 2Q थी, वो रख दे। तो ये 2Q माइनस का 4200 आ गया और 1/4 क्यू प्लस का 4200 आ गया। क्योंकि क्यू की वैल्यू क्यों रखी, आर की वैल्यू ही क्यों रखी मेरे भाई, क्योंकि अपने को क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्यू को बचा कर रखना, इसलिए अपने को निकाल रहा है यहाँ पर से। अब ये कर दिया मेरे भाई, यहाँ पर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 8Q माइनस का साथियों यहाँ पर से कितना आ गया, देखो यहाँ पर से आ गया मेरे भाई, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 168 20, यहाँ पर से बात करें तो मेरे भाई बराबर का क्यू प्लस का 4200 आ गया। अब यहाँ पर से देखो मेरे भाई क्या करोगे, ये तो 7Q आ गया, क्यू वाला एक तरफ आ गया। ठीक है, इधर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आ गया 21,000। तो यहाँ पर से बात करें तो क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 3,000 रुपये आएगी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो अच्छा सवाल है। प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इसका आयोजन 10 दिसंबर को JEC सीतापुरा जयपुर में किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस अवसर पर 9 प्रवासियों को प्रवासी राजस्थान सम्मान प्रदान किया गया, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, इस अवसर पर राजस्थान फाउंडेशन के 14 नवीन चैप्टर्स का गठन किया गया, ये बात भी सही। तीनों कथन सही मेरे भाई, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह मेला 18 से 25 दिसंबर तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया। बात एकदम सही है लाला, पर साथियों 25 दिसंबर तक नहीं था, ये 4 जनवरी तक था। ठीक, पहली बात तो ये आ गई। RPS से आपको ऐसे ही छोटी छोटी मिस्टेक करवा कर देती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि साथियों जो भी योजना पढ़ो एकदम डिटेल में पढ़ो। आगे बात करते हैं, इसका आयोजन राजीविका द्वारा किया गया, ये बात एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इस मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो फिर गलत आती है तो इसका थीम का नाम याद रखना मेरे भाई, भारत एक धागा, ये इसकी थीम थी। ठीक, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही रहेगा। बी है तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत क्राफ्ट और एंड कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु क्राफ्ट म्यूजियम स्थापित किए जाएंगे, इस संबंध में निम्नलिखित का सही सुमेलित करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ब्लू पोर्ट्री जयपुर में, दूसरा वुड फर्नीचर बाड़मेर में, दूसरा दे रखा मेरे पास मिएचर आर्ट कोटा में, दूसरा बात करते हैं पिछवाया पेंटिंग्स नाथ द्वारा में। पहला दूसरा तीसरा सही मिला हुए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा सही आएगा, यहाँ पर से लगा दो आप दूसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
तो पहला कथन बात करते हैं, यह नीति 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी, बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इस नीति का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी भाषा की फिल्मों को विदेशों में शूटिंग करने हेतु अनुदान देना, ये बात भी गलत आती है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अनुदान के बारे में अगर बात करें तो 30% तक अनुदान मिलता है इसके अंदर से। दूसरा बात करते हैं, इस नीति के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में फिल्म फैसिलिटेशन सेल का गठन किया गया, ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है। ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। तो यहाँ पर से बात कर पूछा गया उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मेरे भाई तीनों कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह नीति जारी किए जाने की तिथि से 5 वर्ष की अधिक तक प्रभावी रहेगी, ठीक बात आती है। यह नीति 7 प्रमुख स्तंभों पर आधारित रहेगी, तो मेरे भाई 7 पर थोड़ी है, ये तो 8 पर है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, इस नीति के अंतर्गत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को हरित प्रोत्साहन स्वरूप कुल लागत का 10% पुनर्भुगतान किए जाने का प्रावधान है, यह बात भी यहाँ पर से गलत आती है। तो आपका कथन कौन सा सत्य है मेरे भाई, तो यहाँ पर से बात करें तो देखो मेरे भाई ओनली कथन ए सही है, तो यहाँ पर से पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किस थीम पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उस थीम के बारे में पूछा गया है। तो मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट सवाल है, RPSC के द्वारा पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपको नव उत्थान, न्याय की पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान इसकी थीम रहेगी। ऑप्शन नंबर आपका इसको थोड़ा सा चेंज करना, दूसरा नहीं है, तीसरा आएगा नव उत्थान, नई पहचान, राजस्थान, हमारा राजस्थान आएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से दूसरा नहीं आएगा। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने प्रदेश के चिकित्सालयों में फूड कोर्ट्स की स्थापना हेतु किसके साथ में MOU हस्ताक्षर किया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना RCDF के साथ में इसने MOU किया है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 22 दिसंबर को आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वदेशी गोवंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की जाने की घोषणा की है। तो मेरे भाई याद रखना डंग झालावाड़ में खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, इस योजना का उद्देश्य वाउचर के रूप में ट्रेडेबल और रिडीमेबल ग्रीन क्रेडिट कार्ड कर जो पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल परियोजनाओं का निवेश को प्रोत्साहन करना है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये से तक के हरित निवेश प्रतिशत से तक के ग्रीन वाउचर जारी किए जाएंगे, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं, इसके अंतर्गत देय हरित प्रोत्साहन RIPS 2024 के प्रावधानों के अंतर्गत ही सम्मिलित होंगे, ये बात साथियों गलत आती है। A और B सही है, पूछा गया है सत्य कौन सा, तो A और B लगा दे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई हेतु देश के 20 हाईटेक साइबर फ्यूजन सेंटर्स की स्थापना की जा रही है। ये सेंटर राजस्थान के किन किन स्थानों पर प्रस्तावित हैं, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई राजस्थान में इनकी संख्या है ना, वो आपको 5 देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे मेरे भाई, 5 आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर बात करें तो कौन कौन सा, एक तो भिवाड़ी हो गया, भिवाड़ी के बाद में साथियों एक अलवर हो गया, अलवर के साथ में डीग हो गया, ठीक है, डीग के साथ में खेरतल तिजारा हो गया, एक सवाई माधोपुर आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। तो ये आपको 5 याद रखने हैं। तो यहाँ पर से कौन सा है, B से लगा दो BCDE, ठीक है, F तक। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि युद्धाभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इसका आयोजन 5 से लेकर 18 दिसंबर तक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। तो पोखरण में थोड़ी था मेरे भाई, ये तो महाजन में था। कहाँ था मेरे भाई, महाजन में था, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करें, जिसका 5वां संस्करण था, ठीक बात आती है। ये भारत और मलेशिया का संयुक्त युद्धाभ्यास था, ये बात भी ठीक है। B और C सही है मेरे भाई, तो B और C सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि हाल ही में
सिलिसेट झील को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित एक करेटर झील है। करेटर थोड़ी तो साथियों, ये तो मानव निर्मित है। कौन सी है मेरे भाई? मानव निर्मित है, ये याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, मानव निर्मित आपको देखने को मिलेगी, करेटर नहीं है तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, यह राजस्थान की 5वीं और देश की 96वीं रामसर साइट है। यह बात भी यहाँ पर से सही है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, इस झील का कुल क्षेत्रफल साथियों 516 हेक्टेयर यहाँ पर से बता रखा है, तो ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है। अब थोड़ा सा मैं आपको करंट से रिलेटेड बता देता हूँ मेरे भाई। देश के अंदर से जो रामसर साइटों की संख्या हो चुकी है वो 98 हो चुकी है, याद रखना है। टेलीग्राम पर भी मैंने किया था, एक तो 97वां और एक 98वां। यहाँ पर से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से 97वां कौन सा था? पटना पक्षी अभ्यारण्य था। ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य था, थोड़ा सा याद रखना। कहाँ पर से? एटा यूपी के अंदर है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई 98वां, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई? नाम याद रखना, उसका नाम आता छारी। कौन सा नाम आता है मेरे भाई? छारी डांड संरक्षण क्षेत्र, आपको संरक्षण रिजर्व क्षेत्र आता है, जो कच्छ गुजरात में है। ठीक है, कच्छ गुजरात में, जो मैंने यहाँ पर से आपको बताया था। ये 97 और 98 हो चुके हैं, टोटल अभी 98 है वर्तमान में। ठीक है मेरे भाई, दोबारा लौटते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका केवल बी ही सही है और सारे दोनों गलत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 18 दिसंबर को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया? वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया मेरे भाई। पहला बात करते हैं, देखो इसके अंदर से इस चैंपियनशिप में राजस्थान ने पैरा पिस्टल इवेंट में कुल 66 पदक जीते, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, पैरा राइफल इवेंट में राजस्थान ने देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं, इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने शॉटगन ऑल ओवर श्रेणी में सर्वाधिक 25 स्वर्ण पदक जीती, ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मेरे भाई ए और सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 24 दिसंबर को केंद्रीय खेल मंत्रालय ने राजस्थान के 3 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा के इस संबंध में निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, पद्मनाभ सिंह, तो मेरे भाई इनका जो संबंध आपको देखने को मिलेगा वो आपको कौन से देखने को मिलेगा? पोलो से मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, निर्मला भाटी, तो मेरे भाई खो खो से था। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई रुद्रांश खंडेलवाल, ये पैरा शूटिंग से आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रखना। ए में पहला है, बी में तीसरा है। ए में पहला, बी में तीसरा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, असंगत संख्या युग्म ज्ञात करनी है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, पहला लॉजिक लगाते हैं मेरे भाई। यहाँ पर से लॉजिक लगाया, 9 गुणा 2 लगा दे। 9 गुणा 2 बराबर मेरे भाई यहाँ पर से 18 आ गया। ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब एक काम कर, 9 की क्यूब कर दे, और 9 की क्यूब माइनस 1 कर दिया तो मेरे भाई यहाँ पर से 729 में 1 कर दिया, 728 आ गया। चलो ठीक है, लॉजिक लग रहा है। दूसरा बात करते हैं, 6 गुणा 2 12 आ गया। 6 की क्यूब कर दे, 6 की क्यूब कितना आ गया मेरे भाई? 216 होता है। 216 माइनस 1 कर दे, 215 आ गया। ठीक है, इसमें भी लग रहा है। दूसरा बात करते हैं, 2 गुणा 2 बराबर 4 आ गया। 4 के बाद में साथियों 2 का क्यूब माइनस 1 कर दे, कितना आ गया मेरे भाई? 8 माइनस 1 बराबर 7 आ गया बात। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से कितना आ गया? 5 गुणा 2 10 आ गया। अब 5 की क्यूब कर मेरे भाई, 5 की क्यूब कितना आ गया मेरे भाई? 125 आ गया। 125 में अपन 1 जोड़ते हैं तब यहाँ पर से साथियों 126 आ रहा है। तो मतलब कि साथियों औरों में तो क्या घट रहा है, यहाँ पर से संख्या जुड़ रही है, ये आपका अलग है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक निश्चित कोड दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से देखो, सीधी सी बात करें तो मान रूप से बात करें, संख्या दे रखी है तो यहाँ पर से शब्द दे रखा है, इसको ये दे रखा है तो इसके अंदर से ये दे रखा है। तो आपसे पूछेगा कि पोल्यूशन लेवल इज चेंजिंग, यहाँ पर से दे रखा है। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो कुछ चेंजिंग वाला रखा है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? इज है और इज है। इन दोनों में साथियों कॉमन कौन सा? 2 कॉमन। तो मेरे भाई यहाँ पर से 2 आपके पास में देखने को मिलेगा, ये नहीं है और ये नहीं है, 2 बचते हैं आपके पास में। ठीक, अब पोल्यूशन वाला, एक तो पोल्यूटेड और एक पोल्यूशन है, इसमें से साथियों आपको 8 आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से कौन सा लगा दो? 8 इसके लास्ट में भी, इसके लास्ट में भी है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं,
4 समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में से एक समान है और एक असमान आपको देखने को मिलेगा। असमान ये आपको बताना, थकना और दूसरा दर का हमारा थका मांद, ये बात मेरे भाई पर्यायवाची है। दूसरा बात करते हैं उच्च स्वर शोरगुल, ठीक है, ये भी पर्यायवाची आपको देखने को। बंद और खुला ये विलोम शब्द है मेरे भाई, क्या है, विलोम शब्द है, तो यह बात यहाँ पर से गलत आती है, तो यह लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है एक विशिष्ट कोड दे रखा है, ठीक है। इस विशिष्ट कोड को साथियों इसको इसमें बदला गया है, तो इस कोड के बारे में पूछा गया, क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पर से बात करें MAKEOVER दे रखा है। पूछा क्या गया मेरे भाई, यहाँ पर से इसको बनाया गया UH के बाद में Y बना दिया गया, R बना दिया गया, H बना दिया गया, N बना दिया गया और P बना दिया गया। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक काम करो ना मेरे भाई, यहाँ पर से आपको +3 का लगा दो। ये लो भाई, इस प्रकार से आप करोगे तो +3 का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अपन बात करें तो TYR के बाद में साथियों E आ गया, E के बाद में साथियों कौन सा आ गया, GRIP आ गया। यहाँ पर से अपन बात करते हैं तो देखो 3 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, +3 का लगाना है, तो +3 का लगाओगे तो टी के लास्ट में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आएगा, पहला इसके साथ में देखते हैं, पी का साथ में कौन सा आएगा मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें तो यहाँ पर से लगा दो आप एस आ गया, एस के बाद में आई आ गया, आई के बाद में साथियों कौन सा आएगा, यहाँ पर से +3 लगाया तो एल आ गया, फिर यू, फिर जे के बाद में साथियों एच आ गया, फिर यू आ गया, फिर बी आ गया और डब्ल्यू आ गया। इस प्रकार से आपके पास में देखने को मिलेगा। +3 का कॉन्सेप्ट लगाना है मेरे भाई, क्रॉस वाला क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सवाल दे रखा है, सवाल में क्या कहा गया कि ब्राइट कलर रेनबो दे रखा है, यहाँ पर से इस प्रकार से लिखा गया, सनी ब्राइट डे के बारे में बात की रही है। सबसे पहले बात करें तो लाला देखो यहाँ पर से एक तो ब्राइट ये है, एक ब्राइट ये है, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो पहले में अंदर से और दूसरे में कौन सा है, देखो मेरे भाई दोनों में जो कॉमन आ रखा है वो कौन कौन सा दे रखा है। यहाँ पर से बात करें तो मेरे भाई बीजे दे रखा है, ये बीजे दे रखा है। पूछा गया एवरी और सनी पूछा गया है। एवरी देखो मेरे भाई यहाँ इन दोनों में साथियों अपन मिलाते हैं, एवरी कौन सा आएगा, देखो मेन रूप से बात करें। अब नीचे की तरफ चलते हैं, सनी ब्राइट डे को और साथ में एवरी कलर डे को अपन मैच करते हैं। एक काम करो आप यहाँ पर से जो डे वाला है उसमें से इसको मैच करवा दो। डे वाले में अपन बात करें तो एक डे इसमें भी है, एक डे इसमें भी है। इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको FM देखने को मिलेगा, FM देखने को मिलेगा मेरे भाई। एक बच जाता है वो सनी का है, NV सनी का है, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा पूछा गया, एवरी का पूछा गया है। अब एक काम करो, ब्राइट कलर रेनबो और साथ में ही एवरी कलर डे के बारे में अपने को देखना है, तो कलर दोनों में कॉमन है, एक कलर इसमें और एक कलर इसमें आ जा रखा है मेरे भाई, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, कलर का तो अपने पास में से एक MS आ रखा है मेरे भाई, और इसमें भी MS होगा ना। यहाँ पर से देखो मेरे भाई इसका जो आप बात करें, MS नहीं ST लगा दो, ST है ना, एक ST ये है, एक ST ये है, MS बच गया, ये आपका MS आ गया। तो MS NV कहीं पर है, तो मेरा भाई ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। एकदम सरल सवाल है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है देखो, अच्छा सवाल दे रखा है, नीचे दिए गए शब्दों को वर्णों को व्यवस्थित कर सही शब्द बनाइए और इनमें से भिन्न शब्द का चयन करना है। पहला बात करें तो मेरे भाई जब इसको अपन करते हैं तो आपके पास में पैरोट आ जाता है, दूसरा बात करें तो हॉर्स आता है, फिर दूसरा बात करें तो स्पेरो आ जाता है, और यहाँ पर से पिजन आ जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर से जो हॉर्स है ये एक पक्षी नहीं पशु है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। जब इसको अपन मैच करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास में एक कोड दे रखा है, ठीक है, LEAD दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है 492, इसको इस प्रकार से दे रखा है, इसको इस प्रकार से लिखा गया। डेट के बारे में पूछा गया, डेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो मेरे भाई कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, यहाँ पर से LEA और D दे रखा है, ठीक है साहब। इसको अपन करते हैं तो यहाँ पर से क्या क्या आएगा, 4 9 3 और 2 आ गया। यहीं पर बात करते हैं मेरे भाई, TAIL दे रखा है, तो यहाँ पर से कौन सा है, 5 3 8 और 4 दे रखा है। अपने को क्या करना है, DAT और E लगाना है। DAT के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा रखा है, D का 2 है मेरे भाई, 2 आ गया। A का कितना है, A का 3 आ रखा है मेरे भाई, 3 आ गया। T के बारे में बात करें तो मेरे भाई 5 आ गया, और E के बारे में बात करें तो मेरे भाई 9 आ गया। इस प्रकार से देख ले 23 59 कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं कि राष्ट्रपति एक सदन द्वारा पास किए गए परंतु दूसरे सदन द्वारा अभी तक पास न किए गए विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है, बात सही है। दूसरा बात करते हैं, यदि राष्ट्रपति केवल अध्यादेश जारी करने के प्रयोजन से संसद का सत्रावसान करे तो उस कार्य में कार्य को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, बात एकदम गलत आती है मेरे भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है,
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा है 54 का। देखो सवाल में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग में किए गए सभी कार्य अविधि मान्य होंगे। यह बात साथियों गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंध आरोपित करने वाले राज्य विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यकता है। ये बात एकदम सही है, ओनली बी सही है मेरे भाई। ठीक है, तो बी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 55 का सवाल दे रखा है। सवाल में कहा गया कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के संबंध में अनुच्छेद 74 में से एक प्रवर्तक अंत स्थापित किया गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो आएगा कौन सा आएगा, संविधान का एक आता है, कौन सा मेन रूप से बात करें तो नाम आता है 44वां संविधान संशोधन आता है, उसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य से खास तौर पर न सिर्फ आय में बल्कि प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करने के प्रयास की अपेक्षा करता है, जिससे उद्देशिका में उल्लेखित आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो मेरे भाई वो आता है कौन सा, 38(2) आता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा देने के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए 1998 में किस समिति की नियुक्ति की गई थी, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। उस समिति का नाम आता है JS वर्मा समिति। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के संविधान अनुच्छेद 51 क में निम्नलिखित में से अधरस्थ कौन से शब्द या फिर शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से आपको देखने को मिलेगा मेन रूप से तो जो सहयोग की भावना है ना, ये नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें खालिस्तान योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से बात कही गई है स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 43 के तहत राज्य ग्रामों में कुटीर उद्योगों को किस आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर रहेगा वो व्यक्तिगत और सहकारी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो पहला बात करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों की उल्लेखित किया गया, ठीक बात आती है। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्य 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी, बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है, वो गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारतीय संविधान में उल्लेखित एकात्मक तत्व नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है, वो एकात्मक तत्व नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संघवाद के संबंध में असुमेलित की पहचान करनी है। दूसरा बात करते हैं, सौदेबाजी का संघवाद, तो मॉरिस जॉनसन आ जाता है। सहकारी संघवाद, ग्रेवनील ऑस्टिन आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, प्रमोच्चे संघवाद के संस्थान आ जाता है। अर्ध संघात्मक नाम दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है पोल एफ लंबी दे रखा है, तो ये आपका गलत आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुमेलित करना है मेरे भाई। एक तरफ प्रावधान दे रखे हैं, दूसरी तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं। पहला बात करते हैं कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, ये जो प्रावधान है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 358 में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य है, तो मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगा 355 में मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगा 353 में। दूसरा बात करते हैं, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में से तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू करना, तो मेरे भाई एक ही बच जाता है, कौन सा, 354 बच जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर से पहले में कौन सा है, चौथा है क्या, चलो ये लो चौथा। अब इससे देख लेते हैं, पहले में चौथा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न कथनों पर आपको विचार करना। अच्छा सवाल दिया गया।
पहला बात करते हैं कि 15 मार्च 1950 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बात गलत आती है लला। 15 मार्च 1950 को यहाँ पर से प्रस्ताव पारित किया गया था, अध्यादेश नहीं था, ये थोड़ा सा याद रखना है। योजना आयोग की स्थापना 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश पर की गई थी। ये बात ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप भी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करनी है मेरे भाई। ठीक है, पहला बात करते हैं कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो मेरे भाई जो प्रथम उपाध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? गुलजारी लाल नंदा था, याद रखना है। क्या नाम था? गुलजारी लाल नंदा था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे मेरे भाई, ये इसके अध्यक्ष थे। उस समय क्या थे मेरे भाई? प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, मतलब कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो मेरे भाई 6 अगस्त 1952 को होती है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले अगर बात की बंदरगाह अगर भूमि हो गया, ये दोनों राज्य सूची के हैं। किसके हैं मेरे भाई? राज्य सूची के हैं। जनलेखा के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये भी राज्य सूची का है। ठीक है, ये भी राज्य सूची का है। शिक्षा के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये आपका एक आंसर बचता है। बात करें मेरे भाई 1946 के बारे में, 1946 का एक संविधान संशोधन होता है, वो 42वां संविधान संशोधन के अंदर से क्या होता है कि साथियों राज्य सूची से हटाकर इसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं 23-24 की प्रतिवेदन क्षेत्रफल के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि वानिकी 8.13%, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.10%, स्थायी चारागाह 5.72% बता रखा, तो ये बात साथियों गलत आती है। ठीक है, 3 पॉइंट कुछ है इसका शायद तक। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के एक कृषि जलवायु क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर सावधानीपूर्वक पढ़ना है। पहला बात करते हैं, इस प्रदेश की औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इस प्रदेश में रेतीले, दोमट और गहरे अवसादों के लिए लाल मृदा पाई जाती है, बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। चना, सरसों, दलहन इस क्षेत्र में प्रमुख फसल हैं, ये बात भी ठीक है। तो मतलब बात किसकी हो रही है? तो याद रखना ये सेकंड ए की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहले एक तरफ आपको योजना दे रखी है, दूसरी तरफ आपको उनका संबंधित जिला दे रखा है। पहला बात करते हैं हथिया दे, तो हथिया दे तो लाला कहाँ पर से है? ये 12 की है। दूसरा बात करते हैं तकली इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोटा की है। दूसरा बात करते हैं गरदड़ा मेरे भाई यहाँ पर से बूंदी का आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं गागरी, तो ये मेरे भाई झालावाड़ की आपको देखने को मिल जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, तो आपका ए में दूसरा है और बी में पहला, ए में दूसरा बी में पहला, ए में दूसरा बी में पहला, दो ऑप्शन आ रखे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर से सी में कौन सा रखा है? सी में था मेरे भाई चौथा था। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सत्य कथन बताना है। ठीक है, पहला बात करते हैं, राजस्थान में GSVA में वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान 26.54% था। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि कृषि GSVA में वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक योगदान फसल उप क्षेत्र का रहा, ये बात साथियों गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, वर्ष 2024-25 के लिए कृषि GSVA में प्रचलित कीमतों पर मत्स्य उपक्षेत्र का योगदान 0.51% रहा, ये बात एकदम सही है। पहला और तीसरा सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? तो मेरे भाई याद रखना, उसका नाम आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना है, वो चलाई जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है, वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि राजस्थान में कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण के लिए प्रमुख एजेंसी राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई कि राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना 30 दिसंबर 1957 को की गई, बात भी सही है। दोनों सही है मेरे भाई, यहाँ पर से ए और बी दोनों सही है, तो सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो मेरे भाई यहाँ पर से बात की जाए तो राजकोषीय नीति का नहीं है, कौन सा आता है? साख की उपलब्धता। यहाँ पर से साथियों कौन सा आता है? जिसमें से ब्याज दरें हो गई, ये मौद्रिक नीति का लाला किसका है? मौद्रिक नीति का है, यह याद रखना है। किसका है? मौद्रिक नीति का, न कि राजकोषीय नीति का है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, छिंतर का सवाल दिया गया है। बात की जाए राजस्व घाटा
एवं सकल राजकोषीय घाटे का बढ़ता अनुपात क्या प्रदर्शित करता। तो मेरे भाई यहाँ पर से याद रखना, ये क्या करेगा, आपको राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु ऋण कोष के उपभोग में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन और टीबीओ राज्य के 6 वृक्ष जनित पादपों के लिए चलाया जा रहा है, उसमें कौन सा है वो उसके पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो कौन कौन सा, करंज, महुआ और जोजोबा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं नीम, महुआ और जैतून आ जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं जोट्रेपा, करंज और जैतून आ जाता है। तो यहाँ पर से पहला, दूसरा, तीसरा लगा दो। पहला, दूसरा, तीसरा मेरे भाई यहाँ पर से चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से होगा सार्वजनिक परियोजनाओं पर वेग में वृद्धि करना, इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में गोपालन योजनाओं और गौशाला प्रबंधन तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मवेशी आधारित अर्थव्यवस्थाओं में हो रहे नवाचारों की जानकारी साझा करने हेतु 2025-26 में प्रकाशित ई न्यूज़ लेटर आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई वो कौन सा आता है, याद रखना, वो आएगा गोपाल वाणी। ठीक है, गोपालक वाणी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रखा है 80 का सवाल में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और उससे वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। तो मेरे भाई यहाँ पर से बात करें तो विस्तारकारी नीतियों से होती है। दूसरा बात करें तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा राजकोषीय प्रोत्साहन से होती है। नेक्स्ट बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा उच्च क्रय शक्ति से होती है। इन तीनों से ही होती है। पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्न परिभाषाएं दी गई हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो, ऐसा सवाल बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि भी पूछा गया है आरएस के अंदर। पहला बात करते हैं कि आगम घाटा मेरे भाई किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आगम घाटा माइनस का लाला कौन सा आएगा, आगम प्राप्तियां आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, मतलब कि ये है ना आगम प्राप्तियां, ये इसके माइनस में होंगी, तब जाके ये घटेगा, निकलेगा। दूसरा बात करें राजकोषीय घाटा, कुल व्यय माइनस का आगम प्राप्तियां माइनस ऋणों की वसूली माइनस अन्य प्राप्तियां, बात सही है। दूसरा बात करें कुल व्यय, योजना व्यय प्लस गैर योजना व्यय आपको देखने को मिले, बात भी ठीक है। ब्याज भुगतान के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से राजकोषीय घाटे के अंदर से प्राथमिक घाटा निकाल कर ब्याज भुगतान निकाला जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर से इस प्रकार से आएगी, माइनस हो गए। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सही है मेरे भाई, दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अवस्फीति के दौरान आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई याद रखना आरबीआई नगद कोषानुपात घटाता है, जिससे साथियों बैंक की शाख विस्तार कर अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा आपूर्ति उपलब्ध करा सके। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा रहेगा, 83 का सवाल दे रखा है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात करें 83 के सवाल के बारे में। कर आय में परिवर्तन किए बिना सरकारी व्यय में वृद्धि किससे बताती है। तो मेरे भाई याद रखना, ये वास्तविक संसाधन और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को बताती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं भारत में रेलवे बजट को वित्त बजट 2018 में संघीय बजट में मिला दिया गया, इस पहल की परिकल्पना की गई थी। तो मेरे भाई याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा राजमार्गों, रेलवे और अंतर्देशीय जल मार्गों के बीच में ये आपको देखने को मिलेगा बहुविध परियोजना आयोजनों का आसान बनाना। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से बात करें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है अहमदाबाद में। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र मेरे भाई, ये आपको देहरादून में नहीं होकर कहाँ पर से देखने को मिलेगा, हैदराबाद में मिलेगा मेरे भाई। कौन सा, हैदराबाद के अंदर से, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और हैदराबाद के अंदर भी कहाँ पर मेरे भाई वो भी पूछ सकता है, तो अब थोड़ा सा याद, वो देखने को मिलेगा सादनगर में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं इसरो उपग्रह केंद्र कर्नाटक में है। दूसरा बात करते हैं इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स मेरे भाई, यहाँ पर से महेंद्रगिरी में नहीं है, यह लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा, लखनऊ में है मेरे भाई। तो आपसे दो ही हैं, एक और बी, केवल दो युग्म है वो सुमेलित नहीं, यहाँ पर से पूछा गया है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से सही कथनों की पहचान करनी है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं कि NSIL इसरो की वाणिज्यिक शाखा, ठीक है, यह उद्योगों के माध्यम से PSLV और SSLV के उत्पादन भी करवाता है, ये बात भी सही है, दोनों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कथन और कारण दे रखा है। पहला बात करते हैं भूस्थितिक कक्षा में स्थित उपग्रह हमेशा पृथ्वी की सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। ठीक है साहब, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं भूस्थितिक कक्षा में स्थित उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है, यह बात भी सही, दोनों कथन सही है और कारण सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं
GSLV M3 के संबंध में असत्य कथन बताना है। पहला बात करते हैं, ये निम्न भू कक्षा में 800 किग्रा का वजन ले जा सकता है। 800 थोड़ी है साथियों, 8000 किग्रा का है, ये बात गलत आती है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई 30.5 मीटर है और कुल उत्पादन क्षमता है वो कितना, द्रव्यमान कितना है मेरे भाई, 740 टन है, ये बात भी ठीक है। ओनली आपका ए गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि अंतरिक्ष मैत्री मिशन भारत तथा किस देश के संयुक्त रणनीतिक मिशन है, तो मेरे भाई याद रखना वो आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा उपग्रह करक और मकर रेखा के मध्य बादल बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है, तो मेरे भाई नाम आता है मेघा ट्रोपिक कहा जाता है। ये भारत और फ्रांस का संयुक्त उपकरण है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। अग्नि प्राइम के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ये जो मिसाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी है मेरे भाई, जो आपकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी क्लास चल रही है उसमें से आकर देख लेना, 2 क्लासेस हुई हैं, तीसरी क्लास भी आपको कंटिन्यू मिलेगी, 3 या 4 क्लास और होंगी जिसमें से आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। बाद में अपन पढ़ेंगे कौन सी, स्पेस टेक्नोलॉजी। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात करते हैं अग्नि प्राइम को 4000 किमी रेंज वाली अग्नि 4 और अग्नि 5 और 5000 किमी रेंज वाली अग्नि 5 के लिए टेक्नोलॉजी के तैयार किया गया, बात सही है। दूसरा बात करते हैं, वर्ष 2025 में इस मिसाइल को रेल नेटवर्क में लॉन्च किया गया था, ये बात भी सही है। ए और बी सही है मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें तो दोनों कथन सही है, तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसे DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया था मेरे भाई, बराक 8 है वो। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो डिफेंस वाली मैंने पढ़ाई है मेरे भाई, जाकर देख लेना, सारी चीज़ें आपको एकदम अपडेटेड मिल जाएंगी। 2 ही क्लास डाली है और डाल दूंगा उसके अंदर से। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राफेल के संदर्भ में असत्य कथन पूछा गया। यह फ्रांस की डसोल्ट एविएशन द्वारा निर्मित 4.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ठीक है। इसकी मारक क्षमता मेरे भाई 3700 किलोमीटर, ये बात ठीक है। इस भारतीय नौसेना थोड़ी वायुसेना के द्वारा खरीदा गया था मेरे भाई, याद रखना। वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान का रक्षा सौदा किया गया, ये बात साथियों गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, DRDO द्वारा विकसित स्वायत्त नेविगेशन और ओरिएंटेशन क्षमता वाला लॉन्चर है। ठीक है। यह 44 सेकंड में 32 रॉकेट दाग सकता है, बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, इसे वेपन एरिया सिस्टम के नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा ये बात गलत आती है, थोड़ा सा याद रखना साथियों। इसको अपन कह सकते हैं MRLS बोले तो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इसको कहा जा सकता है, या फिर साथियों इसको कह सकते हैं MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी इसको कहा जा सकता है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। मतलब कि इसको वेपन एरिया सिस्टम के नाम से नहीं जाना था, ये बात गलत है। ए और बी सही है मेरे भाई, यहाँ पर से बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ में किस एंटी रेडिएशन मिसाइल को एकीकृत किया गया, तो मेरे भाई याद रखना रुद्रम फेस्ट को किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, S-400 के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, रूस से आयातित मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो 400 किलोमीटर की दायरे में एक साथ वस्तुओं को ट्रैक कर सकता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर से THAAD तथा इजरायली आयरन डोम से उन्नत है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह अपनी और दागी गई मिसाइलों को 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट कर देता है, ये बात साथियों गलत आती है। कितनी आती है, 30 किलोमीटर आती है, थोड़ा सा याद रखना। ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा, निम्न में से कौन से पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवारी श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो मेरे भाई याद रखना वो आपको देखने को मिलेगी INS अरिहंत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुदर्शन चक्र मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह भारत की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा, ठीक है। इसकी परिकल्पना अवधि 2040 तक नहीं मेरे भाई, 2035 तक है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, इसमें से क्वांटम और कंप्यूटिंग मतलब कि साथ ही इसमें सारा का सारा जो काम है वो AI से संबंधित आपको देखने को मिलेगा, कंप्यूटिंग नहीं है, ना ही ये बी और सी गलत है। इसका उद्देश्य साथियों दुश्मन की सैन्य घुसपैठ को निष्क्रिय करना तथा भारत की आक्रमण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना, ये बात साथियों यहाँ पर से सही है। ए और डी सही है, यहाँ पर से ए और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि EOS N1 के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का नोवा वाणिज्यिक मिशन है, जिसके द्वारा साथियों 35 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाना है, ये बात साथियों गलत आती है। मैन रूप से बात करें तो इसमें से 35 उपग्रह नहीं, 2 ही उपग्रह हैं, याद रखना है। 22 अप्रैल 2031 तक आपको थोड़ा सा याद रखना। इसके साथ में PSLV-C
55 का इसमें से प्रयोग किया जाएगा, ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं PSLV C62 के तहत प्रक्षेपित एक असफल अभियान रहा, ये बात साथियों एकदम सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी तकनीक पर निर्मित लड़ाकू विमान है जिसे MiG-21 की जगह लेने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। तो मेरे भाई याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा, तेजस देखने को मिल जाएगा। तो साथियों ये आपका जो माइनर टेस्ट 7 है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करने में मज़ा आ रहा होगा। थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।